नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। श्वेतांक, नेहा, निखिल, दक्ष, दारा, दिव्यांशु, उसके बाद में अंजलि, प्राची, सत्यवीर, समरजीत, दीपा, विशाखा, मोनिका, खुशी, प्रभा, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जल्दी जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और आप जानते हैं कि आपका भी जो टॉपिक है बंगाल के नवाब वो इन अभी बाकी है। मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था क्लास के अंदर बैटल ऑफ प्लासी, और प्लासी के युद्ध के बाद की अब हम बात करेंगे। अब आप मुझे सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बन गया था। बताइए जल्दी से, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बन गया था? बेटा इस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे देना है, तो आप जल्दी से मुझे बताएंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बन गया था। बताइएगा, जल्दी से बताइए। आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर मुझे देना है। बताइए। बहुत बढ़िया मैम, मीर जाफर बन गया था, क्योंकि आपने बताया था कि जो मीर जाफर है अगर हम उसकी बात करते हैं तो आपने हमें ये बताया था कि मीर जाफर जो है उसने अंग्रेजों से समझौता ही इसलिए किया था ताकि वो बंगाल का नवाब बन सके। तो सिराजुद्दौला को उसने जो है सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद मीर जाफर को यहाँ पर बंगाल का नवाब बनाया गया था। अब ये जो मीर जाफर है ना बेटा, इसको अंग्रेजों ने नवाब तो बना दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जो मीर जाफर था वो बिल्कुल भी काम नहीं करता था। मतलब अंग्रेजों के हाथ की एक तो ये कठपुतली बनकर रह गया, और दूसरी चीज की इसे कहा जाता है कि मीर जाफर जो है ना ये क्लाइव का गीदड़ था। मतलब क्लाइव का गीदड़ की संज्ञा इसको दे दी गई है इतिहासकारों के द्वारा, और अंग्रेजों की कठपुतली भी इसको कहा गया, क्योंकि जो अंग्रेज कहते ये वही कर देता, जो अंग्रेज इसको बोलते ये वही कर देता। मतलब खुद से ये कुछ करता ही नहीं था। अब अंग्रेज भी इससे एक समय के बाद परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और अंग्रेज क्यों परेशान होते हैं बेटा? वो इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि जो मीर जाफर है ना ये एक अयोग्य शासक था। कौन था प्यारे बच्चे? आप कहोगे कि मैम मीर जाफर एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक था, मतलब अंग्रेज इससे परेशान हो चुके थे। ये कुछ भी काम नहीं करता था, जितना इसको कहा जाए उतना बस कर दे, उसके अलावा अपने दिमाग से कोई काम ही नहीं करता था। अंग्रेज कहने लगे कि भैया ये तो बड़ी दिक्कत है, ये तो बड़ी ही दिक्कत है यहाँ पर कि भाई ये व्यक्ति अपनी समझ से कुछ करता ही नहीं है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो आप देखोगे कि ये जो अयोग्य शासक है, तो इससे जब अंग्रेज परेशान हो जाते हैं तो आपको मैं बता दूं कि अंग्रेज अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटाएंगे। और जो आपका मीर कासिम नाम का एक व्यक्ति है, और मीर कासिम कौन था पहले ये लिख लीजिए। मीर कासिम था बेटा जी मीर जाफर का दामाद। मीर जाफर का दामाद था ये, लिख दीजिएगा। सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर का दामाद था कौन? मीर कासिम। तो अंग्रेजों ने कहा मीर कासिम से कि भैया हम तुम्हें नवाब बनाएंगे। मीर कासिम जो है खुश हो गया, क्योंकि भाई आप एक चीज देखिए कि बंगाल में सबसे बड़ा पद किसका है? तो आप कहोगे मैम सबसे बड़ा पद जो है नवाब का है बंगाल के अंदर। और बंगाल के अंदर अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो जब मीर कासिम को यह ऑफर दिया जाता है कि भाई अगला नवाब हम तुम्हें बनाना चाहते हैं, तो मीर कासिम ने कहा ठीक है मैं नवाब बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज हैं, और अंग्रेजों ने ये कहा बेटा मेरी तबीयत पहले से ठीक है, आप आराम से पढ़िए, है ना, इतना परेशान मत होइए। तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं फिर क्लास नहीं लेती, इतनी तबीयत ठीक है कि मैं आपके सामने खड़ी हो सकती हूँ, आपको पढ़ा सकती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपसे क्लास में कह दूंगी कि बच्चों मेरी तबीयत सही नहीं है, और फिर मैं आपकी क्लास बाद में कराऊंगी, है ना। तो मेरी तबीयत इतनी ठीक है कि मैं आपकी क्लास करा सकती हूँ, और वैसे भी जब आप मेरे साथ होते हो ना तो मेरी तबीयत अगर खराब भी होती है ना तो वो अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि मैं आपको कई बार बोल चुकी हूँ कि आप लोग मेरे एनर्जी बूस्टर हो।
टीचर का एनर्जी बूस्टर होता है स्टूडेंट। फिर आप तो मेरे छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बहन भाई हो। अब आगे सुनो, ठीक है? तो मीर कासिम से अंग्रेजों ने कहा कि भई हम तुम्हें नवाब बनाएँगे, तुम हमें बदले में क्या दोगे? हम यहाँ पे मीर कासिम ने कहा कि भई जो तुम्हें चाहिए वो हम तुम्हें दे देंगे। ठीक है? हमने जो तुम्हें चाहिए ना वो हम तुम्हें दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूँ, तो आप देखोगे कि मीर का जाफ़र के बाद कौन आएगा? आप कहोगे मीर कासिम। आई होप आपने ये 3 लाइन लिख ली होंगी, क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी लाइन नहीं थी। मैंने आपको अभी रिलेशन बताया कि मीर कासिम और मीर जाफ़र के बीच में क्या यहाँ पर जो है रिलेशन था। ठीक है? तो अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ, तो आप कहोगे कि मैम अब यहाँ पे मीर कासिम शासक बनेगा, और मीर कासिम ने शासक बनने के लिए प्यारे बच्चे बहुत सारा धन अंग्रेजों को दिया था। ठीक है? और इस समय पर जब इसने यहाँ पे मीर कासिम नवाब बना, तो इस समय पर बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, या बंगाल का गवर्नर कहेंगे, गवर्नर जनरल तो बनता है वो 1773 में। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर अंग्रेजों की तरफ से यहाँ पर था, वो वेंसी टार्ट था। देखो लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ मेंशन भी किया हुआ है कि बंगाल का गवर्नर इस टाइम पे कौन था अंग्रेजों की तरफ से? वेंसी टार्ट। अब इस वेंसी टार्ट ने क्या किया भाई, इसने कहा कि हम तुम्हें नवाब बना रहे हैं, बदले में तुम हमें क्या दोगे? तो मैं ऐसा करती हूँ, आपको थोड़ा सा ना लिख कर बता देती हूँ कि इसने क्या क्या मांगा यहाँ पर। देखो इसने मीर कासिम से कहा, वेंसी टार्ट ने, देखो वेंसी टार्ट को मीर कासिम ने 5 लाख रुपए दिए। वेंसी टार्ट को क्या दिया? देखो ऊपर पीडीएफ में लिखा हुआ है कि मैम 5 लाख रुपए। ये मीर कासिम ने किसको दिए हैं? आप कहोगे कि मैम वेंसी टार्ट को। फिर एक व्यक्ति था हॉलवेल, आपको मैंने हॉलवेल के बारे में बताया था, बताओ कौन है हॉलवेल? तो इसको मीर कासिम ने दिए 2,70,000 रुपए। 70,000 रुपए ये इसने दिए। और जो आपके कंपनी के अन्य अधिकारी थे, कंपनी के अन्य अधिकारी, आप चाहे हाथ से लिखा हुआ लिख लो, चाहे आप पीडीएफ से लिखा लिख लो, कोई भी फर्क इनमें नहीं है। तो कंपनी के जो अन्य अधिकारी थे, इनको क्या दिया? मैम इनको भी भरपूर मात्रा में धन दे दिया। भरपूर मात्रा में धन दे दिया। इनको मतलब कहा जाता है कि मीर कासिम ने भी काफ़ी धन अंग्रेज़ों को दिया था। बहुत सारा धन दिया था। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ बेटा, आपको एक और चीज़ बता दूँ कि मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच जो समझौता हुआ, तो मीर कासिम ने जो-जो अंग्रेज़ों ने माँगा था सब दे दिया। अब मीर कासिम को ये था कि भई अब मैं नवाब बन चुका हूँ और इन लोगों ने मुझसे जो माँगा है मैं इन्हें दे चुका हूँ। नवाब बनने की कीमत मैं इनको दे चुका हूँ, और अब मैं अपना शासन-प्रशासन अच्छे से चलाऊँगा। ठीक है? मैं अपना शासन-प्रशासन बहुत अच्छे से चलाऊँगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पर मीर कासिम का ये सोचना बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाएगा। क्यों सिद्ध हो जाएगा बेटा? इसलिए सिद्ध हो जाएगा क्योंकि जो मीर कासिम है, वो तो ये सोच रहा है कि मैं इनको जो कीमत देनी थी दे चुका हूँ। लेकिन अंग्रेज़ ऐसा नहीं सोचते। अंग्रेज़ों को तो टोटल कंट्रोल चाहिए बंगाल के अंदर अपना। अब मीर कासिम को बड़ी दिक्कत होने लगेगी इस चीज़ से। तो ये क्या करेगा? राजधानी को मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर चला जाएगा, ताकि अंग्रेज़ों का इंटरफेयर कम हो सके। अब अंग्रेज़ जैसे ही यहाँ पर करते हैं, ठीक है? बेटा ये मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसे समझ नहीं आता, तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, कोई अंतर नहीं है। बस लिखने के तरीके में चेंज है। बहुत बढ़िया मैम, ब्लैक होल वाला हॉलवेल है ये, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको बताया कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। राजधानी परिवर्तन करता है। अंग्रेज जो हैं फ़र्रुखशियर के दस्तक का मिसयूज़ करते हैं, उसको लेकर भी दोनों के बीच में विवाद होता है। फिर ये अंग्रेजों को कोई भी मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि और धन नहीं देता, मतलब इससे मिलने वाला लाभ भी ये अंग्रेजों को देना बंद कर देता है। अंग्रेज कहते हैं, अच्छा भैया हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊँ। मीर कासिम कहता है, भैया तुमने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, तुमने जो ये चीजें खराब कर रखी हैं, मैं इन चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगा अपने शासन प्रशासन में। अंग्रेज कहते हैं, भैया तुझे तो नवाब बना के हमने गलती कर दी, मीर जाफर कैसा भी था,
कम से कम हमारी बात तो मानता था, कम से कम हमारी चीजों को तो सुनता था। तू तो सुनता ही नहीं भैया। तो अब यहाँ पे मीर कासिम बन गया, मीर कासिम ने सारी चीजें दे दी। अब आपको पढ़ने में आगे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप यानी जो इनका इंटरफेरेंस था बंगाल के शासन के अंदर, उसको कम करने के लिए ये कहां पर चला गया, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, कौन ले गया था, मीर कासिम। देखो, माँ से मीर कासिम, माँ से मुर्शिदाबाद और माँ से मुंगेर, ट्रिपल माँ आपका यहाँ पे आता है। ट्रिपल माँ यहाँ पे आता है, मतलब राजधानी को कहां से ले गया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर। कहां पे थी पहले राजधानी, सेंटर कहां था, मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद कहां पड़ता है, बंगाल में, और मुंगेर कहां पड़ता है, बिहार में। तो इसने कहा कि भाई जब तक मैं कैपिटल को चेंज नहीं करूंगा तब तक अंग्रेजों की दखल अंदाजी यहाँ कम नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का दबदबा था, अंग्रेजों का दबदबा था। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो लिखिएगा, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया अंग्रेजी हस्तक्षेप को कम करने के लिए, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, आप पहले अब ये वाली स्लाइड नोट कीजिए, उसके बाद, एक मिनट, अगली लग गई है, तो पहले ये वाली स्लाइड नोट कीजिए और फिर उसके बाद अगली। जल्दी से बेटा थोड़ा सा लिखने की स्पीड को बढ़ाओ। ये वाली स्लाइड लिख लीजिए, फिर लिखिएगा, राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया अंग्रेजी हस्तक्षेप को कम करने के लिए। लिखिए फटाफट से। हो गया, आगे चलिए। मीर कासिम अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। लिखिए, राजधानी ट्रांसफर, और ये क्वेश्चन बनता है और कई जगह पर बना हुआ है। आज आपकी ज्योग्राफी की भी क्लास है, बहुत टेंशन थी आप लोगों को। दोनों स्लाइड हो गया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुए थे विवाद। अब मैं ऐसा करती हूँ कि जो विवाद हुए हैं उनको मैं आपको शॉर्ट में लिखकर बताती हूँ ताकि आप लोग उनको अच्छे से समझ सको। लिखना, यहाँ पे एक हेडिंग देना, मीर कासिम, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच विवाद। बीच विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन इंग्लिश एंड मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम लिख लीजिएगा, डिस्प्यूट बिटवीन मीर कासिम एक मिनट, हाँ, मीर कासिम एंड ब्रिटिश, इनके बीच विवाद क्या क्या थे और कैसे कैसे थे। अब देखो यहां पर, इन लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट हुए हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं इसके बारे में बात करती हूं तो देखो, सबसे पहले मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने राजस्व भ्रष्टाचार समाप्त किया, राजस्व भ्रष्टाचार समाप्त, यानी रिवेन्यू करप्शन का एंड कर दिया। आपका ये सब पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया देखिएगा, उसने बिहार के
नायब सूबेदार राम नारायण की हत्या कर दी। बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण की हत्या, राम नारायण की हत्या कर दी मीर कासिम ने। क्यों कर दी मैम इसकी हत्या, क्यों कर दिया इसका मर्डर? क्योंकि बेटा जी राम नारायण कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता था कि क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, क्या इनकम हो रही है, मतलब ये करप्शन को बढ़ावा दे रहा था। और मीर कासिम भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता था। राजस्व में, रेवेन्यू में पूरी तरीके से अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, करप्ट सिस्टम बना रखा था। मीर कासिम ने कहा कि मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मीर कासिम ने क्या कर दिया प्यारे बच्चे, आप कहोगे कि मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार रामनारायण की हत्या कर दी, क्योंकि मैम ये कोई भी स्टेटमेंट, मतलब क्या आय हुई है, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है, कोई स्टेटमेंट नहीं देता था। तो इसने कहा भैया तुम ऊपर जाओ, तुम्हारी अब जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद में देखो यहाँ पे 1717 के दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे अंग्रेज, दस्तक का दुरुपयोग। मीर कासिम ने मना किया लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो मीर कासिम ने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला? मीर कासिम ने कहा कि जितने भी व्यापारी व्यापार करते हैं, तो मीर कासिम ने व्यापार चुंगी मुक्त कर दिया। मीर कासिम ने क्या कर दिया? मीर कासिम ने व्यापार चुंगी मुक्त कर दिया, मतलब किसी को भी कोई कर नहीं देना पड़ेगा। अंग्रेज इस चीज से बड़े नाराज हुए कि भैया ये तो बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा है। क्यों नाराज हुए मैम अंग्रेज? ये तो अच्छी बात थी कि सबके लिए यहाँ पर उसने कहा कि टैक्स फ्री कर देता हूं मैं, किसी को भी सीमा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अंग्रेज बेटा जी इसलिए नाराज हुए क्योंकि यहाँ पर जो दस्तक, ये बताओ मुझे पहली बात तो, दस्तक किसने इशू किया था? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो ये दस्तक दिया था कि भाई अंग्रेज लोग, तुम लोग क्या कर सकते हो, 3,000 रुपए वार्षिक देकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आप सीमा शुल्क मुक्त व्यापार कर सकते हो, मतलब आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बस 3,000 रुपए वार्षिक आपको देना है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने इस दस्तक को जो यहाँ के व्यापारी थे भारत के, उनको देना शुरू कर दिया और उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए। मीर कासिम ने मना किया। मीर कासिम ने कहा कि भैया ऐसा मत करो, ये लोग नहीं माने। तो मीर कासिम ने कहा कि मैं अब टैक्स फ्री कर देता हूं सबके लिए, अब बताओ कहां से कमाओगे पैसा। बहुत बढ़िया मैम, फरुख शेर ने जारी किया था, वेरी गुड बच्चों। तो इसका यहाँ पे ये, अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, अंग्रेजों का तो लॉस हो गया कि दस्तक को बेचते थे और यहाँ के लोगों से पैसा कमाते थे। मीर कासिम ने कहा अब किसी को भी टैक्स नहीं देना, तो दस्तक का कोई उपयोग ही नहीं रह गया। उसका मिसयूज जो होना था वो यहाँ पे उसने बंद करवा दिया, क्योंकि उसने टैक्स फ्री ट्रेड कर दिया। उसके बाद मीर कासिम ने अंग्रेजों को लाभ देना बंद कर दिया। अंग्रेजों को लाभ देना बंद कर दिया। मतलब जो प्रॉफिट ये देता था अब तक अंग्रेजों को, इसने कहा मैं कोई प्रॉफिट नहीं दूंगा, मैं कोई चीज तुम लोगों को नहीं दूंगा। मीर कासिम ने ये भी यहां पर कर दिया। उसके बाद जब मीर कासिम वो बना था नवाब, तो उसने वर्धमान, ध्यान से सुनना, वर्धमान का क्षेत्र और आपका मिदनापुर और चिटगांव, और चिटगांव, ये इसने अंग्रेजों को दिए थे। तो इसने क्या किया, वापस मांगे, वापस मांगे कि भैया मेरा ये जो मैंने तुम्हें दिए थे इन्हें वापस करो, मैं तुम्हें अब नहीं दूंगा। तो यहाँ पे आप ये भी चीज ध्यान रखेंगे। और अब लास्ट में आपको लाइन लिखवाने जा रही हूं कि जब ये सारी चीजें हुई, जब ये सारे यहाँ पर डिस्प्यूट्स हुए, तो इन डिस्प्यूट्स की वजह से ही प्यारे बच्चे आपके इन लोगों के बीच, इन लोगों का मतलब अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम, अंग्रेज वर्सेस मीर कासिम, इनके बीच में शुरू हुआ बेटा जी बक्सर का युद्ध। और ये सब बक्सर के युद्ध के कारण थे। ये मैंने आपको शॉर्ट में लिखकर बताया कि आखिर क्या क्या चीजें यहां पर हुई थी। मोनिका बेटा मेरी तरफ से दिक्कत होगी तो फिर सबको होगी, स्पेशली आपको नहीं होगी।
फिर वो मेरी तरफ से अगर ऐसा होगा बेटा, तो फिर वो मेरी तरफ से दिक्कत सारे बच्चों की दिक्कत होती है, केवल एक बच्चे की नहीं। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट्स क्या बन गए, एक युद्ध का कारण। और मीर कासिम क्या है, आप कहोगे कि मीर कासिम मैम इस समय पर बंगाल का नवाब है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बक्सर के युद्ध के समय आपका बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर कासिम है। अब मीर कासिम को जब ये हराएंगे, उसके बाद ये मीर जाफर को गद्दी पर फिर से बिठाएंगे। अब मीर जाफर फिर 1 साल के लिए ही बैठेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, फिर उसके बेटे को बिठाएंगे। तो यहां तक समझ में आया कि क्या हो रहा था, कि मीर कासिम ने पूरी तरीके से इनके खिलाफ जाकर काम करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि ये लोग बहुत ही करप्ट लोग थे। ठीक है, अब बक्सर का युद्ध, सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि मैम 1764, 1764, तो आ रही हूँ बेटा। अब देखो, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो टेंशन ना लें, क्योंकि देखो इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं हिंदी के। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, यहाँ पर सारे पॉइंट्स हैं। ऐसे ही ये वाले पॉइंट्स हैं, आप अपनी पीडीएफ के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं पॉइंट्स के साथ। अब आइएगा बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है, मीर कासिम है बेटा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे जब ये झगड़ा होता है, तो मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम के साथ में यहाँ पर जो चीजें होती हैं, तो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच पूरी तरीके से डिस्प्यूट्स हो चुके हैं। 1771 में नहीं सरिता जी, 1717 में जारी हुआ था। 1771 किसने लिखवा दिया आपको। और आप ये भी बताओ मुझे, कि मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, देखती हूँ आप कितना फोकस होकर यहाँ पर पढ़ रहे हो। अब ये जो बक्सर का युद्ध हुआ है, बैटल ऑफ बक्सर, तो बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को बिहार में पड़ता है बक्सर। और ये गंगा नदी के किनारे हुआ था। मुझे बताइए, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। अब इस युद्ध में प्यारे बच्चे, एक तरफ है मीर कासिम, और मीर कासिम कौन है, तो आप कहोगे नवाब ऑफ बंगाल है मैम, ये बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब है ये। अब ये अपने साथ मिला लेता है सुजाउद्दौला को, ये अवध का नवाब है। ये कौन है, नवाब ऑफ अवध है, अवध का नवाब है। और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को भी अपने साथ कर लेते हैं, कहते हैं कि हम तीनों के तीनों लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अंग्रेजों को यहां से भगाएंगे। भागीरथी वाले बच्चे बिल्कुल सही हैं, यमुना और हुगली वाले गलत हैं। यमुना, घग्गर, पलाश नदी, नर्मदा नदी, सारी नदियों के नाम लिख दिए सिवाय भागीरथी नदी। कुछ ही बच्चों ने लिखा है भागीरथी। और ये वो बच्चे हैं जो रिवीजन करके आए हैं या क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। बेटा अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सारी चीजें, और आपको जो जल्दी रहती है ना कि सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करना उद्देश्य एक स्टूडेंट का कभी नहीं होता है। उसका उद्देश्य होता है सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, कि अगर मैडम ने मुझे आज 4 शब्द पढ़ाए हैं तो वो 4 शब्द मेरे दिमाग में फिक्स होने चाहिए। अगर दीदी ने हमें बताया है कि प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे, ये सब एक स्टोरी की तरह मैंने तुम्हें बताया है। उसके बाद भी तुम यहाँ पर ये सारी चीजें कर रहे हो, तो सोचो कितना दुख मुझे हो रहा होगा। और अब ये क्वेश्चन बिल्कुल मत पूछो कि सिलेबस कब होगा, क्योंकि अब तुम्हारी सारी क्लासेस चल रही हैं, तो तुम्हें इन चीजों पे अब बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आराम से पढ़ो और मुझे भी आराम से पढ़ाने दो, क्योंकि एक बार मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, डेली मैं तुम्हें इतिहास नहीं पढ़ाऊंगी ना, डेली तुम्हें इतिहास पढ़ने का टाइम होगा। एक बार पढ़ लो किसी भी विषय को, ऐसा पढ़ लो कि फिर आगे चलकर कोई भी एग्जाम देने जाओ तो केवल विषय का रिवीजन करो। तैयारी को इस तरीके से करो। अगर ज्यादा जल्दी में रहोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ज्योग्राफी की क्लास 6 बजे से होगी आज, आपके उसमें शेड्यूलिंग में होगा ना। मुझे मंडे की इंफॉर्मेशन थी कि 6 बजे से आपकी क्लास होगी। ठीक है, हर बात को पकड़ लेते हो मैम, आप 4 शब्द नहीं बताती, कभी ज्यादा बताती हो।
4 शब्द का कहने का मतलब है जितना मैंने आपसे पढ़ाया है। चलो अब सुन लो यहाँ पर। अच्छा, इकोनॉमिक्स की है तो बेटा मुझे पता नहीं, मुझे ये जानकारी थी कि ज्योग्राफी की है। चलो ज्योग्राफी की नहीं है, इकोनॉमिक्स की है तो इकोनॉमिक्स पढ़ लो। चलिए आगे देखिए यहाँ पर। फिर यहाँ पे अगेंस्ट में इस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन है? हेक्टर मुनरो। और ये 3 लोग एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती है और इन तीनों की हार हो जाती है। और जब इन तीनों को हेक्टर मुनरो यहाँ पे हराता है तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक क्वेश्चन बनता है कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी गवर्नर कौन था। जल्दी से मुझे बताइएगा क्वेश्चन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर। तो ये जो हेक्टर मुनरो है बेटा जी, इसकी जीत हो जाती है। और हेक्टर मुनरो की जीत के बाद मैं आपको बता दूं कि बक्सर का जो युद्ध था, लिखिएगा, इस युद्ध में इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित किया। अंग्रेजी शासन को स्थापित किया। किस युद्ध ने? बक्सर के युद्ध ने। और शुरू किसने किया था? शुरुआत की थी बेटा जी प्लासी के युद्ध ने। शुरुआत करने वाला युद्ध कौन था? बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध था। अगर आपने आंसर किया है ना वेंसी टार्ट, तो बिल्कुल सही आंसर किया है। वेंसी टार्ट अगर आपने आंसर किया है तो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, आगे चलिए। अगर मैं आपसे बात करती हूं, देखो यहां लिखा हुआ है जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है। इस समय बंगाल का गवर्नर बेंसी टार्ट था। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन को स्थापित किया था। ठीक है, अंग्रेजों के शासन को स्थापित किया था। तो आप फटाफट से इसको नोट कर ले यहां पर, और मैं यही लिख देती हूं। इस समय पर बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसी टार्ट। लिख लीजिए फटाफट, इसी स्लाइड पे पूरा लिख दिया है मैंने। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ? मीर कासिम भाग गया। आप सोचो कि मीर कासिम यहाँ पे जो है मर गया था, नहीं, मीर कासिम भाग गया था। उसकी मृत्यु होती है लगभग 1777 के आसपास। फिर कौन बचा यहाँ पे? शुजाउद्दौला और शाह आलम। अब इन दोनों की बैंड बजाएंगे अंग्रेज, इनके साथ संधि करेंगे। ठीक है, लिखिएगा फटाफट से, इतना लिख लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत बढ़िया, हो गया, आगे सुनिए। अब यहाँ पे इस स्लाइड के बाद देखिएगा अब क्या हुआ। मैंने आपको बताया इस युद्ध के बाद मीर कासिम भाग गया। मीर कासिम भाग गया। अब ये भाग गया तो नवाब कौन बना? बंगाल का नवाब फिर से बन गया मीर जाफर। कब से कब तक? 1760 से, सॉरी, 1764 से 1765। क्यों रहा केवल 1 साल? क्योंकि 1765 में इसकी मृत्यु हो गई। 1765 मीर जाफर की मृत्यु।
और जब इसकी मृत्यु हुई तो अगला नवाब इसका बेटा नजमुद्दौला बना। नजमुद्दौला। और ये नजमुद्दौला जो है एक छोटा बच्चा है, तो अंग्रेजी संरक्षण इसको दिया गया और साथ साथ इसकी माँ इसकी संरक्षिका बनी थी। तो ये आपका अब बंगाल का नवाब कौन है? आप कहोगे नजमुद्दौला बन गया फाइनली। नजमुद्दौला कौन था? मीर जाफर का बेटा था। अब आगे सुनिए, नवाबों का बात आपको समझ में आ गया, आगे देखिए। फिर प्यारे बच्चे हुई इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। और ये हुई थी बेटा जी दो दो संधि हुई थी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है। ये क्या किया जाता है? आप कहोगे कि यहां पर इसको कह सकते हैं कि यहां पर ये दो संधि हुई हैं। और संधियों की अगर मैं बात करती हूं तो लिखेंगे इलाहाबाद की प्रथम संधि। कब हुई थी? लिखिएगा 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी। और ये जो इलाहाबाद की पहली संधि हुई थी किस किस के बीच हुई थी? लिखिएगा मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और दूसरी तरफ था क्लाइव, क्लाइव के बीच। और इस संधि के तहत देखो अंग्रेजों ने क्या कहा। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से कहा कि हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार चाहिए। ओडिशा में दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार ये हमें यहां पर चाहिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर। दूसरा, इन्होंने कहा कि यह अधिकार आप हमें दोगे, इसके बदले मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वादा किया। देने का वादा किया। ये इसमें किसने किया? तो आप कहोगे इलाहाबाद की पहली संधि। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि दीवानी अधिकार क्या होते हैं? रिवेन्यू कलेक्शन। आपको बताया था ना दीवान का काम क्या होता है। तो रिवेन्यू कलेक्ट करना, अंग्रेजों ने कहा कि हम आज से इन तीनों जगह का रिवेन्यू लेंगे, इसका कलेक्शन हम करेंगे। तो 12 अगस्त 1765 को पहली संधि हुई और पहली संधि में ये सारी शर्तें थी। जल्दी से लिखिए, फिर मैं आगे चलती हूं। यहां पर आपका जो है इलाहाबाद की दूसरी संधि। बेटा 16 अगस्त 1765 को दूसरी होगी मधुबाला। पहली वाली तो 12 अगस्त को हुई थी ना, दो संधियां हैं। 16 अगस्त वाली अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, आगे चल सकते हैं। अब लिखिएगा इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765।
16 अगस्त 1765 इलाहाबाद की दूसरी संधि। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो ये किस किस के साथ हुई है? अवध का नवाब यहाँ पे एक तरफ है शुजाउद्दौला, प्लस क्लाइव के बीच। ये संधि हुई है, इन दोनों के बीच ये संधि हुई, ठीक है। और जब इन दोनों के बीच में संधि हुई तो बेटा जी यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा कि भैया हमें क्या चाहिए, एक तो हमें तुमसे शाह आलम जो है, हमारी बात को ध्यान से सुनो, कि एक तो तुम्हें देना होगा कंपनसेशन, हर जाना देना होगा 50 लाख रुपए का, जो तुम्हारी वजह से युद्ध में खर्चा हुआ है, हमारा इतना हुआ है, ये कंपनसेशन तुम्हें देना होगा। उसके अलावा बेटा कड़ा और इलाहाबाद के किले, कड़ा और इलाहाबाद के किले, और इलाहाबाद के किले इससे छीनकर, इससे छीनकर शाह आलम सेकंड को दे दिए, शाह आलम सेकंड को दे दिए। तो ये संधि हुई थी बेटा जी शुजाउद्दौला के साथ। अब यहां पे इन्होंने क्या कर लिया? बंगाल पर कब्जा कर लिया। संधि होती है ट्रीटी, और इसका मतलब होता है दो पक्षों के बीच समझौता, जिससे शांति स्थापित की जाती है। सूर्यदेव कुमार जी, कब से आप संधियां पढ़ रहे हैं और आज तक आपको संधि का मतलब नहीं पता, बड़ी दुख की बात है ये। ठीक है, अब आप मुझे बताइए जब ये संधियां हुई हैं तो इस समय बंगाल का नवाब कौन था? अब देखो बंगाल का नवाब आप पढ़ रहे थे, बंगाल का नवाब आप कहोगे कि मैम आपने अभी बताया बन चुका है नजमुद्दौला। कौन था ये? मैं मीर जाफर का बेटा, और ये रहा 1765 से और 1766। उसके बाद में आया, इसके बाद सैफुद्दौला, सैफुद्दौला ये आया 1766 से 1775। और फिर आया प्यारे बच्चे अंतिम लास्ट नवाब मुबारकुद्दौला। मुबारकुद्दौला ये आया, और मुबारकुद्दौला कब से कब तक, मतलब कब बना था? 1775 में। और आपको मैं ये बता दूं कि ये तो आपके नवाब हो गए, अब इसी के साथ में क्या हो गया? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। द्वैध शासन को इंग्लिश में कहते हैं डायर की रूल। द्वैध शासन की शुरुआत इसी युद्ध के बाद, क्योंकि बंगाल में शासन शुरू हो गया, और किसने की थी? क्लाइव ने शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बेटा जी पूछा जाता है। अब द्वैध शासन कैसे हुआ मैम, ये भी आपको मुझे बताना होगा। देखो आपने लिख लिया होगा, देखो द्वैध शासन में एक हो गया दीवानी कार्य, बताओ किसके पास थे? तो आप कहोगे अंग्रेजों ने ले लिए। कितने रुपए में? 26 लाख वार्षिक रुपए पेंशन देकर।
पेंशन देकर। बताओ किससे लिए थे ये दीवानी अधिकार? ठीक है, और एक आपको पता है कि एक किसका काम होता था? एक होता था मैम दीवानी कार्य और एक होता था निजामत। निजामत का कार्य, निजामत का मतलब कानून व्यवस्था को देखना, कानून व्यवस्था। और ये किसके पास थी? तो ये मैम नवाब के पास थी। बंगाल के नवाब के पास। बहुत बढ़िया मैम, शाह आलम सेकंड से। कानून व्यवस्था का कार्य बंगाल के नवाब के पास। अब इन्होंने क्या किया? इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की। कहा कि भैया तुम देखोगे सारी चीजों को, लेकिन हम अथॉरिटी हमारे पास रहेगी। और बंगाल का नवाब जिस समय ये इन्होंने किया द्वैध शासन, वो है आपका नजमुद्दौला। नजमुद्दौला ये है। कड़ा एक क्षेत्र है। जो बच्चा ये पूछ रहा है निकिता, कड़ा की तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। बताइए दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने कड़ा के क्षेत्र में शासन करते हुए सुल्तान बनने का सपना देखा था? ये वो बच्चे हैं जो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, वो ये दर्शाते हैं कि ये बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं। और इस नजमुद्दौला से इस नियामत कार्य के लिए कितने रुपए? 53 लाख रुपए। 53 लाख रुपए देकर इससे कहा कि भैया ये काम भी हमें दे दो। तो इस तरीके से क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन को शुरू कर दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी वाले बच्चे देखो कितने शानदार तरीके से उत्तर दिया है। अलाउद्दीन खिलजी, वेरी गुड। अब ये आपका पीडीएफ में भी ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब आपका बेटा जी यहां पर अगर मैं आपसे बताऊं तो आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध। और जब मैं आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करती हूं बच्चे, तो टोटल 4 हुए हैं। लेकिन आंग्ल मैसूर युद्ध की जब मैं बात करूंगी तो सबसे पहले मैं आपसे 2 राज्यों की बात करूंगी। विजयनगर साम्राज्य, इस स्थापना 1336। और एक तरफ आप लिखेंगे बहमनी साम्राज्य, स्थापना 1347। और यहाँ पे 1347 में हुई है बहमनी साम्राज्य की स्थापना। और विजयनगर की इसका संस्थापक है हसन गंगू। हसन गंगू ने इसकी स्थापना की है, हसन गंगू। और यहाँ पे स्थापना की है हरिहर राय और बुक्का राय। हरिहर राय, बुक्का राय, इतना अभी आपको जानना है जो मैं आपको समझा रही हूं। अब जो बहमनी साम्राज्य है, एक समय ऐसा आता है प्यारे बच्चे कि ये आपका 5 भागों में विभाजित हो जाता है। और ये क्वेश्चन अभी रेलवे ने पूछा था कि बहमनी साम्राज्य का विभाजन किस किस में हुआ था। तो एक तो बनता है अहमदनगर, एक बनता है गोलकुंडा। जो मैं लिखवा रही हूं ऐसा नहीं है कि ये फालतू का है, ये आपको जानना है। और क्यों बता रही हूं मैं आपको, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो ये यहाँ पे विभाजित हुआ है क्यों बताया जा रहा है। बीजापुर, बीदर, और एक बनता है बरार। अब विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में डिस्प्यूट्स थे, विवाद थे। अब इन्होंने क्या किया कि जब ये अलग अलग बट गए तो इनमें से जो ये आपके 4 राज्य हैं, इन चारों ने आपस में वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया। बरार इनमें शामिल नहीं हुआ था। बरार इनमें शामिल नहीं हुआ था। बेटा पीडीएफ से भी पढ़ाऊंगी संस्कार, थोड़ा पेशेंस रखो।
ठीक है, तो यहाँ पे बरार इसमें शामिल नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि आपका बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, जब बहमनी साम्राज्य का बंटवारा हो गया तो इन साम्राज्य और यहां पर विजयनगर का राजा या विजयनगर का शासक था राम राय। विजयनगर का शासक कौन था? आप कहोगे इस समय शासक है मैम राम राय। तो इन लोगों के बीच में क्या होता है? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कहते हो। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध आप इसको कह सकते हो। राक्षसी तांगड़ी इसी को कहा जाता है। पन्नी हट्टी का युद्ध इसी को कहा जाता है। पन्नी हट्टी, ये सब इसी युद्ध के नाम है, पन्नी हट्टी का युद्ध। और इस युद्ध से ही बेटा हुआ था विजयनगर साम्राज्य का पतन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। तो तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, और ये युद्ध कब हुआ था ये तो जानना है आपको जरूरी होगा। तो 1565 में, 1565 में ये युद्ध हुआ। और इसी युद्ध के कारण क्या हुआ लिख सकते हो। इसी युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन, विजयनगर का पतन हुआ। और जब इसका पतन हुआ तो विजयनगर छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो गया, छोटे छोटे भागों में बट गया विजयनगर साम्राज्य। जिस समय पर यह युद्ध हुआ तो क्या हो गया, यहां पर इसका पतन हो गया। और जो ये विजयनगर साम्राज्य है यहीं पर एक वंश निकला, वाडियार वंश। इसी विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद एक वंश यहां पे दिखा, वाडियार वंश। और इस वाडियार वंश का प्यारे बच्चे इस समय, जिस समय की मैं बात कर रही हूं, शासक है चिक्का कृष्णराज। और चिक्का कृष्णराज एक बहुत ही कमजोर शासक है। और इस चिक्का कृष्णराज के दो सेनापति हैं। एक का नाम है नंजराज और एक का नाम है देवराज। एक का नाम है नंजराज और एक का नाम है देवराज। अब जब ये शासक था तो इन दो सेनापतियों के पास ही वास्तविक शक्तियां थी, रियल पावर इनके पास थी। चिक्का कृष्णराज तो केवल और केवल नाम का राजा था, केवल नाम का राजा। आखिर मैम आपने ये हमें क्यों बताया मैसूर में? इसलिए बताया कि ये जो नंजराज है, इस नंजराज का प्यारे बच्चे एक सैनिक है, इस नंजराज का एक सैनिक है और इसका नाम है बेटा जी हैदर अली। क्या नाम है इसका? हैदर अली इसका नाम है। और ये हैदर अली जो कि एक सेनापति के सैनिक के रूप में अपने जीवन को शुरू करेगा, ये व्यक्ति एक दिन मैसूर का राजा बन जाएगा। ठीक है, मैसूर का राजा बन जाएगा। ये कौन है? नंजराज का सैनिक। विजयनगर साम्राज्य नहीं पढ़ा रही हूं मैं तुम्हें, मैं तुम्हें विजयनगर साम्राज्य नहीं पढ़ा रही हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं आंग्ल मैसूर युद्ध। अब यहाँ पे ये कौन है? नंजराज का सैनिक है हैदर अली। अब आप कह सकते हो मतलब अभी एक मामूली व्यक्ति है। अब ये जो हैदर अली है प्यारे बच्चे, इसी के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जो आंग्ल मैसूर युद्ध आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया है हमने, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर वॉर, मतलब अंग्रेजों और मैसूर के बीच युद्ध शुरू होगा। और इस युद्ध की जब मैं बात करती हूं तो बेटा टोटल 4 हुए हैं, 4 युद्ध हुए हैं, जिसमें से पहला 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92 और चौथा 1799। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे और इन चारों से संबंध हैदर अली और टीपू सुल्तान का है।
ठीक है, तो आपको ये तो मैंने बताया कि हैदर अली कहाँ से आया। तो मैम हैदर अली जो है वो चिक्का कृष्णराज के सेनापति नंजराज का एक बहुत ही बहादुर सैनिक है। और इसने अपने जीवन की शुरुआत जो कि एक सैनिक के रूप में की थी, ये धीरे धीरे अपनी शक्तियों को बढ़ाएगा। और देखो, ये केवल एक सैनिक के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि एक दिन ये मैसूर का शासक भी बन जाएगा। अब ये देखो कैसे, पहले ये सैनिक था, सैनिक से बेटा जी ये 1755 में डिंडीगुल का प्रशासक बना, एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर आ गया। और जब एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर आया, सब चीज चाहिए तुम्हें, सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट करा दो, 10 मिनट पहले क्लास छोड़ो, हाथ से भी लिखकर पढ़ाओ, लिखने का टाइम भी दो, सारी चीजें तुम 1 घंटे में कर लोगे। तब तुम एक ही घंटे में मैं तुम्हें सारी चीजें करने का टाइम दूं। बस पढ़ना मत, 1 घंटे पूरा कमेंट करते रहा करो, फिर तुम्हारे सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे और तुम्हें पूरी क्लास भी समझ में आएगी। ये जो 1755 में डिंडीगुल का प्रशासक बना, ये डिंडीगुल बेटा पड़ता है आपका तमिलनाडु में। यानी अभी तक ये केवल क्या था, एक सैनिक, सैनिक से क्या बन गया, ये प्रशासक। और उसके बाद इसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, जैसे ही ये डिंडीगुल का प्रशासक बना, इसने डिंडीगुल में ही तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया। किसकी मदद से बेटा जी, आप कहोगे मैम फ्रांसीसियों की मदद से। अब आप मुझे ये बताओ कि फ्रांसीसी किसके दुश्मन हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और जब ये फ्रांसीसियों से दोस्ती बढ़ाएगा तो किसको दिक्कत होगी। तो आप कहोगे कि मैम हैदर अली ने डिंडीगुल में एक कारखाना स्थापित किया, और वो कारखाना आपका तोप और गोला बनाने का था, क्योंकि ये अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता था। और शक्तियां कब बढ़ती हैं, जब हमारे पास आधुनिक हथियार होते हैं, जब हमारे पास मॉडर्न वेपन्स होते हैं, जो हमारे दुश्मनों के पास हैं। बहुत बढ़िया मैम, अंग्रेजों को। किसको दिक्कत होगी, अंग्रेजों को। तो अब आपका ये फ्रांसीसियों के साथ मित्रता कर रहा है, क्योंकि फ्रांसीसियों की मदद से यहां पर वेपन्स बना रहा है। और अंग्रेज ये सारी चीजें देख रहे हैं कि ये तो हमारे दुश्मनों से दोस्ती कर रहा है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखना, अपने दिमाग में फिक्स रखना। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना, ये देखो, मैसूर का शासक बन गया। मतलब एक सैनिक, उसने पूरे साम्राज्य का शासक बन गया। एक सैनिक अपनी शक्ति के आधार पे कैसे बना, इसने नंजराज को हरा दिया, नंजराज को हरा दिया और मैसूर का शासक बन गया। और आप आज यहां तक लिखेंगे कि ये मैसूर का शासक बन चुका है, अंग्रेजों के आपका विरुद्ध हो है, क्योंकि इसने फ्रांसीसियों का साथ ले लिया है। अंग्रेज ये सारी चीजें देखेंगे और इसके साथ फिर यहाँ पर इसके खिलाफ युद्ध करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको कल अब इसके आगे पढ़ाऊंगी। आज ही मैं आपको पीडीएफ इसके साथ दे रही हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।